बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। न्यू पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा जुल्फ़िकार, एक नए दिन के साथ, नई उम्मीदों के साथ कि आने वाला दिन और हर आने वाला दिन हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए बेहतरीन गुजरे। नाज़रीन, गुस्सा एक ऐसी चीज़ है जो कि इंसान की अक्ल व फ़हम को बिल्कुल ख़राब कर देता है, क्योंकि गुस्से की हालत में किए गए फ़ैसले आपके ज़्यादातर गलत साबित होते हैं। जिस तरह नशे की हालत में किए गए फ़ैसले के हवाले से कहा गया है कि उनकी कोई तासीर नहीं होती, वो गलत होते हैं, इस तरह गुस्से से बचने के लिए भी कहा गया है कि गुस्से से बचें, क्योंकि गुस्से में किए गए फ़ैसले हमेशा गलत साबित होते हैं। ये गुस्से का ही नतीजा था जो कि सानेहा सियालकोट का बाइस बना, और इस वजह से अब हमारी कौम पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदा है, क्योंकि कुछ लोगों के जो जज्बात थे उन्होंने पूरी कौम को शर्मिंदा कर दिया है। बहरहाल हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कि सानेहा सियालकोट के बाद अब हुकूमत की जानिब से और सिविल और अस्करी क़यादत की जानिब से नेशनल एक्शन प्लान पर फिर से गौर किया जाएगा। साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि मॉडल टाउन कचहरी से गुज़श्ता रोज़ दिन दिहाड़े 10 कैदी फ़रार हो गए, और ये कैसे हुआ, ये मामलात कैसे पेश आए, कैदी इतने आराम से कैसे फ़रार हो गए, इस हवाले से भी मालूमात जानने की कोशिश करेंगे। और ड्राइविंग करने वाले होशियार हो जाएं, क्योंकि अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है या अगर आप जो गलत साइड पे गाड़ी चलाते हैं तो इस हवाले से अब आपको जुर्माना होगा। तो इस हवाले से अब बिल्कुल ख़बरदार भी हो जाएं और होशियार भी हो जाएं। और ओमिक्रॉन के ख़तरे से भी आपको आगाह करेंगे, क्योंकि अब कोरोना के बाद ओमिक्रॉन जो है वो बड़ा ख़तरा बन चुका है पूरी दुनिया के लिए। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने पहले टॉपिक की जानिब। जैसे कि मैं बात कर रही थी कि गुस्से की हालत में किए गए फ़ैसले जो हैं वो हमेशा गलत होते हैं, और जो सानेहा सियालकोट वाला मामला पेश आया वो बहुत अफसोसनाक सानेहा था। पूरी कौम इस वक्त पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदा है इस वाक़े की वजह से। अभी हुकूमत की जानिब से जो है अब नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के लिए जो है गौर किया जाएगा। इस सिलसिले में इजलास भी होगा। सिविल और अस्करी क़यादत ने फैसला किया है कि अब सख्ती से इस पर अमल दरामद किया जाएगा। इसी सिलसिले में आपको ये भी बताऊं कि एक इजलास भी मुनक्किद हुआ, और इजलास में वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी, वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद और आर्मी चीफ कौमी सलामती के मुशीर डॉक्टर मोईद यूसुफ, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और आला सिविल अस्करी हुकाम ने और फ़ौजी हुकाम ने इसमें शिरकत की है। इसके अलावा नेशनल एक्शन प्लान का दोबारा से जायज़ा लिया जाएगा। इस पर हम राय भी लेंगे, बात भी करेंगे। PTI तर्जुमान है अब्दुल समद याकूब साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। अच्छा अब्दुल समद साहब, नेशनल एक्शन प्लान मुल्क की सलामती की अहम दस्तावेज़ है। APS के बाद इस पर अमल दरामद, सख्ती से अमल दरामद के हवाले से बातें की जा रही थी कि अब ऐसे किसी भी वाक़यात की रोकथाम के लिए इक़दाम किए जाएंगे। हुकूमत ने अब इसका असर नौ जायज़ा लेने का कहा है, तो आप बताएगा मजीद इस पे क्या हुकूमत की जानिब से अब फैसला किया जाएगा? इस अमर की ज़रूरत का एहसास हुआ कि कोई एक कंसेंसस होना चाहिए, कोई कौम मुत्तहिद हो के, कोई गवर्नमेंट ऑपोजिशन, हर तबका फिक्र का कोई नेशनल एक्शन प्लान दिया जाए। तो जब नेशनल एक्शन प्लान ये 2015 में अप्रूव हुआ, उस वक्त तो ये ज्यादातर जो ये फोकस था, सेंट्रिक था, ये था मिलिटेंसी, टेररिज्म के हवाले से ज्यादा, जो इसके हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान को उस वक्त जो असल मसला दरपेश था APS के बाद, वो एक सिक्योरिटी का था, वो टेररिज्म से था कि जो इस तरफ से जो शिद्दत पसंदी है और जो मिलिटेंसी है, इवन खास तौर पे पंजाब के अंदर, तो उसमें कोई 20 पॉइंट्स एजेंडा था। अब ये नहीं कह सकते कि 20 पॉइंट एजेंडे के ऊपर पूरे का पूरा अमल हुआ, नहीं, उसमें 30 लाख अफगान मुहाजिरीन को यहाँ से एक्सपेल किया गया, वापस भेजा गया। कराची का ऑपरेशन बड़ा सक्सेसफुल था। कुछ पॉइंट्स ऐसे थे, फिर मिलिट्री कोर्ट्स थी 2 साल के लिए, फिर उसमें जो प्रिजनर्स थे सजाए मौत के, उनको सजाए मौत दी गई। अच्छा, फिर उसके अलावा कुछ चीजें ऐसी थी कि जैसे न्यूज़पेपर हो गए, लिटरेचर हो गए, उनको मॉनिटर किया गया। लेकिन अब जो हमें ये इस वाक्य के बाद, इस वाक्य ने तो हमें APS की तरह हिला के रख दी है कि जी वो नेशनल इलेक्शन प्लान जिसमें सिर्फ हम मिलिटेंसी के ऊपर तो फोकस कर रहे थे, मुसल्ला लोगों पर फोकस कर रहे थे, वो ग्रो होता था, वो आइडेंटिफाई हो सकते थे कि खतरा है कि जी टेररिस्ट अटैक करेंगे, वो
तो आइडेंटिफाई हो सकते हैं, मगर यहाँ पे ये जो आपकी मॉब मेंटालिटी हो या एक सिविलियन आम शहरियों में से कौन वो सोच पाल के निकल रहा है, कौन कब जो है वो टेररिस्ट बन जाएगा, कौन कब जाके किसी एक मासूम शहरी को कत्ल कर देगा, इसको आइडेंटिफाई करना तो पॉसिबल ही नहीं है। अब्दुल समद साहब, लेकिन हमने गुज़श्ता कुछ सालों में इस तरह के वाक़यात बेशुमार देखे हैं, चाहे वो मिशाल खान वाला केस था या फिर सियालकोट में 12-13 साल पहले वो जो 2 भाइयों के साथ मामला पेश आया, वो भी इसी तरह का था कि उनको भी वहाँ पर उल्टा लटका दिया गया और उनको डंडे मार मार के उन भाइयों को भी कत्ल कर दिया गया। अब इस तरह का वाक़या पेश आया है श्रीलंकन जो शहरी था उसके साथ हमारे मुल्क में। स्पीडी ट्रायल्स कितने ज़रूरी हैं कि जो मुजरिम पकड़े जाएं, उनकी शनाख्त भी हो जाए तो उनको फौरी तौर पर सज़ा दी जाए? देखिए, दो चीज़ें, एक ये कि मुहर्रिकात क्या थे मिसाल के पीछे। वो कहते हैं कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। अब ये हादसा कोई एकदम नहीं हुआ, ये परवरिश जो ये सोच थी कि मिशाल मलिक के जो पीछे एक सोच थी, और फिर उन 2 भाइयों का जो है वो उस कपल का, मैरिड कपल का जो क्रिश्चियन था जिसकी बीवी हामला थी, वो भट्टा जिसको जाके देखिए। अब इतनी इंटॉलरेंस, ये बेसिकली जब आप मजहब के बारे में सही तालीम लोगों को नहीं दे पाते, या वो मुतशद्दिद लोग, वो रेडिकल्स जो अपने कुछ मकासद के हसूल की खातिर लोगों को उकसा देते हैं, और अभी आप देख ही रही हैं कि कितने धरने और कितनी सिर्फ एक चीज के ऊपर के तौहीन निसाब। कौन सोच सकता है कि, और वही आसिया बीबी कि जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रिहा कर दिया, बिल्कुल देखिए कोई सोच नहीं सकता इसमें कि कोई हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी करने का तो किसी को ख्वाब में भी ये बात नहीं आ सकती, कोई मकबूल बंदा होगा। तो लिहाजा अब जो को सिखाने की जरूरत है, वो सिर्फ एक उसका फॉर्म नहीं है, वो करिकुलम हो सकता है आपका, वो आपकी मसाजिद हो सकती हैं, जुमे के खुतबे हो सकते हैं, आपके मॉर्निंग शो हो सकते हैं। कि देखें, अगर खुदा ना खास्ता किसी से कोई क्राइम कमिट हो जाता है तो उसको आप ट्रायल के थ्रू, एक जब तक वो गिल्टी प्रूफ नहीं होता, स्टेट उसको सजा नहीं देती, आपको मेरे पास, आपके पास कोई इख्तियार नहीं है कि किसी को सजा देने का और जजा देने का, हम दोनों के पास कोई इख्तियार। अब इसके लिए तो हर लेवल के ऊपर एक बहुत बड़ा जामे प्लान चाहिए, क्योंकि वो एक मखसूस उसको चैलेंज को काउंटर करने के लिए था। अच्छा अब्दुल समद साहब, अब नेशनल एक्शन प्लान पर तो जैसे आपने कहा कि जो टेररिज्म अटैक्स हैं उनके हवाले से जो दफात थी वो शामिल की गई थी कि इनकी रोकथाम के लिए क्या इकदाम किए जाएं, लेकिन हमारे मुल्क में इस तरह के जो वाक़यात होते हैं उसको भी क्या टेररिज्म में शामिल किया जाना चाहिए? क्योंकि ये वाक़यात भी मुल्क की बदनामी का ही बायस हैं। मुल्क में जिन लोगों पर अटैक किया जा रहा है वो हमारे अपने लोग ही हैं और जो कर रहे हैं वो भी अपने हैं। क्या ऐसे लोगों को भी उसमें शामिल किया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल। देखें, जब लॉ एक्सपर्ट वैसे बेहतर बता सकता है, लेकिन हमने दहशतगर्दी की दफात जो है मुतअद्दिद बार लगती देखी हैं कि जब कोई प्लान करके दिन में, जब कोई दिन दहाड़े जब किसी के ऊपर अटैक करता है तो उसके ऊपर दहशतगर्दी की दफात लगती हैं, और इनके ऊपर तो लगनी चाहिए, बिल्कुल लगनी चाहिए दहशतगर्दी के। ये दहशत खुली दहशतगर्दी है जिसमें सब कुछ रिकॉर्ड हुआ है। आजकल स्मार्टफोन ने ये काम आसान कर दिया है कि शायद जुडिशरी के लिए भी एविडेंस जो है उनके लिए भी ये काम आसान हो गया है कि भाई उनके सामने जो है ना वो दिन दहाड़े सीसीटीवी फुटेजेस, स्मार्टफोन की फुटेजेस, वो सारा कुछ सामने आ गए। अच्छा अब्दुल समद साहब, अब इस हवाले से आपने कहा कि हमें लोगों के जहनों को बनाना होगा। किस तरह लोगों के जहनों की तामीर की जाए, किस तरह लोगों को सिखाया जाए कि इस तरह के वाक़यात में कानून को खुद हाथ में लेने की बजाय पहले उस चीज़ के मुकम्मल सबूत तो इकट्ठे किए जाएं। किस तरह लोगों को ये चीज़ सिखाई जाए, अवेयरनेस किस तरह दी जाए लोगों को? पहले तो जिन लोगों ने उनके जहनों में ये चीज भरी है कि जिन्होंने उनकी जहन साजी की है, उनके जहन बिगाड़े हैं, पहले तो अब उसको काउंटर करेंगे कि कोई ऐसा शख्स जो प्रोवोक करता है किसी को या जो गलत मैसेज देता है दीन का, ये मैसेज कहाँ से आ रहा है, पहले तो आप उनको रोकेंगे। और माजी में जब रोकने की कोशिश करते हैं फिर स्ट्रीट पावर्स के आगे हम भी झुक जाते हैं कि वो वक्त की जरूरत होता है कि चले जी अब मुल्क में और इंतशार ना, पहले इनको एंगेज कर लिया जाए, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता इनको काउंटर करेंगे। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा 4 पुलिस वाले मारे गए, लेकिन उसके बाद स्टेट का जो रोल था वो मेरे नजदीक being part of the ruling party मेरे नजदीक कोई इतना काबिल तारीफ नहीं है। बहुत मजबूरियां हो सकती हैं, हिकमत अमली हो सकती है, मगर
वो कोई इतना काबिल तारीफ नहीं है। वो हमारे मतलब एक चीज, एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन होती है, या फिर अगर कुछ लोग बैंड है फिर उनको कंप्रोमाइज करके या जो भी आप उनके साथ सुलह सफाई करके उनको फिर वो शायद मजबूरियों के तहत वो स्टेप्स। लेकिन अभी जो है ये तो एक बहुत लंबा प्रोसेस है। मैंने ये कहा कि पहले एक तरफ तो हमने काउंटर करना है उनको, दूसरी तरफ के जिसके ज़हन में वो जो मनफी ख्यालात डाले जा रहे हैं उनको पॉजिटिवली तमाम लोगों का, हर किसी का, इंडिविजुअली भी, एक ग्रुप में भी, मोहल्ले में भी, आपके पास एक फोरम है, उस हवाले से इन चीजों को, इनको सेक्शन जैसे आज आप कर रही हैं प्रोग्राम, इस तरीके से उनको कन्वे किया जाए कि इसका ये तरीका नहीं है, ये कतन कोई तरीका नहीं है कि आप जाके उसको जो है बता दें। अच्छा, माज़रत के साथ अब्दुल समद साहब, अब जैसे कि एक गैर मुल्की शहरी था जिसका हमारे मुल्क में इस तरह का वाक़या पेश आया, किस तरह अब हम गैर मुल्कियों का या बाहर के मुल्क के जो लोग हमारे मुल्क में आके काम करना चाहते हैं, एक ट्रस्ट लेवल किस तरह हम उनका डेवलप करें कि वो यहाँ आकर काम करने पर आमादा हो जाए, क्योंकि ये छोटा वाक़या नहीं है, बहुत बड़ा वाक़या है, सिर्फ एक कत्ल का वाक़या नहीं है, उस शख्स की पूरे जिस्म को जला दिया गया। किस तरह हम गैर मुल्कियों का ट्रस्ट अभी इस तरह डेवलप करेंगे कि वो यहाँ पाकिस्तान में भी आकर काम करें? देखिए, अभी कुछ अर्सा पहले की बात है कि न्यूजीलैंड टीम यहाँ पे हमें सिक्योरिटी थ्रेट का कह कर गई थी और हमने यकजा होके उनको कहा कि कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है, कुछ नहीं है। आज मुझे बताए मैं किस जस्टिफाई करूंगा, आप किस तरह से जस्टिफाई करेंगे हमारे मुल्क में गैर मुल्की महफूज है? यानी कि हम इतनी कोशिशों के बावजूद, जब इतनी कोशिशें करते हैं और जब सब कुछ करते हैं, जब सब कुछ ठीक होने को आता है, फिर कोई ना कोई इस तरह का इंसिडेंट हो जाता है जिससे हम बहुत दूर चले जाते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि अगर कोई गैर मुल्की होगा वो अपने आप को किस, हाँ, एक पॉजिटिव चीज जो कि बहुत अच्छी चीज थी वो ये थी कि पूरा पाकिस्तान थ्रू सोशल मीडिया जो भी उनके पास एक्सप्रेस करने का, जो इजहार करने का जो भी फोरम था, वो चाहे घर के ड्राइंग रूम हो, टीवी, जहां पे लोग बैठे हैं, कोई एक इंसान नहीं देखा जिसने उस वाक़े से डिस्टर्ब ना हुआ, जो जिसका ज़हनी तो, और जिसने इसको मुज़म्मत ना की, उसने खुल के, यानी कि कुछ इस तरह से फील हो रहा था कि जैसे हमारे घर का कोई फर्द जो है उसकी डेथ हो गई है, इस तरह से पूरे। और ये एक बड़ी पॉजिटिव, ये मैसेज इवन श्रीलंकन को भी बड़ा पॉजिटिव गया है कि अगर मॉब लिंचिंग पूरी दुनिया में होती है, अमेरिका में होती है, इंडिया में होती है, पाकिस्तान में नहीं हुई, ये हो जाता। ये मानने की बात है कि ये पूरी दुनिया में होती आई है, मगर उसका रिएक्शन जिस तरह से हमने शो किया है, ये इस कौम को जो है वो खराज तहसीन पेश करना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और साथ साथ हुकूमत की भी अब ये जिम्मेदारी है कि जिन मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया है, अब शनाख्त भी जाहिर सी बात है वीडियोस के जरिए हो रही है, मोबाइल वीडियोस जो सामने आ रही हैं, तो फौरन उन लोगों को सजा दी जाए ताकि दुनिया को ये पैगाम जाए कि अगर कोई गलती हुई है तो उस गलती को हमने सीधा करने की भी कोशिश की है। बहुत शुक्रिया अब्दुल समद साहब हमारे साथ मौजूद है। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, आप कहीं मत जाइएगा। IMF जिस वक्त 18 की जो क्राइसिस था उसके बीच में क्या आपके पास उस वक्त कोई और सोल्यूशन था? जो पीछे मलबा छोड़ गए थे पिछली हुकूमत, जिसमें आपको तकरीबन 28 अरब डॉलर जो आपको लेके आना था अपने कर्जे देने के लिए और डेट, वो अपना करंट अकाउंट डेफिसिट, तो IMF में जाना पड़ा। आपकी जो महंगाई हुई है वो सिर्फ इन्फ्लेशन की उसकी वजह से नहीं हुई। 4 महीने के बाद देखें आपका पेट्रोल कम हो जाएगा, कोयला कम हो जाएगा, स्टील कम हो जाएगा, खुर्दनी तेल कम हो जाएगा, आप देखेंगे इन्फ्लेशन कहाँ चलेगी। जैसे इन्फ्लेशन नीचे जाएगी तो आपकी जो आपका एक्सचेंज रेट है उसमें। तो जनाब, आपने शौकत तरीन साहब का बयान सुना, उनकी गुफ्तगू सुनी, और उनके मुताबिक महंगाई सिर्फ रुपए की कदर कम होने की वजह से नहीं हुई, और भी कई मुहर्रिकात हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये उम्मीद भी दिला दी है कि 3-4 महीने में महंगाई कम हो जाएगी। कैसे कम होगी, इस पर हम बात करेंगे। माहिर मुआशियात डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, आपने भी ये बयान तो सुन लिया होगा, कैसे महंगाई कम हो जाएगी 3-4 महीने में, किस तरह आप देख रहे हैं शौकत तरीन साहब के बयान को? देखिए, उन्होंने जो बयान दिया है उसमें पूरा सच नहीं बोला। अच्छा। और जो मईशत की पूरी तस्वीर भी नहीं बताई। असल में हो ये रहा है कि आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम होना शुरू हो गई हैं। अच्छा। चुनाचे हुकूमत मजबूर होगी कि, मैं आज आपको बता रहा हूँ, पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि 15 दिसंबर को हुकूमत को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करना पड़ेगी और आइंदा भी कमी करना पड़ेगी।
जिसकी वजह से हमारे मुल्क में जो महंगाई बढ़ने का रुझान था वो कम होगा। मगर जो भी महंगाई होगी वो जुलाई 2021 से ज्यादा होगी और खित्ते के मुल्कों के मुकाबले में कहीं ज्यादा होगी। अच्छा। जो बात उन्होंने किया, मैं आपको असल बात बता दूं, वो ये रहा है कि देखिए, आपको भी पता है, हमें भी पता है कि कोरोना का नया वायरस आ गया है। जी जी, उसकी तबाहकारियां के मुतालिक कुछ पता नहीं है, मगर 2-3 चीजें वाज़ेह हो चुकी हैं। नंबर 1, आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी होती रहेगी, नंबर 1। अच्छा। नंबर 2, आलमी मंडी में जो खाने का तेल हम इंपोर्ट करते हैं, पाम ऑयल, उसकी कीमतों में और दूसरी जो इंपोर्ट की अशिया हैं उनकी कीमतों में कमी होती रहेगी। लेकिन वो सारी दुनिया के लिए कमी होगी, क्योंकि सनती और तिजारती सरगर्मियां मान पड़ेंगी अगर खुदा न खास्ता ये फैलता है, जो कि नजर आ रहा है। अच्छा, तो उसके दुनिया में भी मनफी असरात होंगे, पाकिस्तान के ऊपर भी होंगे। तो अगर ये सब कुछ होता है तो जरूर ये बात सही है कि हमारी इंपोर्ट्स का बिल कम हो जाएगा, जो कि कुछ 70 बिलियन डॉलर्स की हमारी इंपोर्ट्स है। तो वो जब आप ये सस्ती होंगी, ये हमारी हुकूमत की पॉलिसी से नहीं है, ये कोरोना की वजह से जो सनती सरगर्मियां मुतासिर हो रही हैं उसकी वजह से ये कमी होगी। लेकिन ये बात से उसका महंगाई पर इम्पैक्ट आएगा, मगर 2-4 बातें और भी तो बतानी चाहिए। नंबर 1 बात ये है कि जब ये कमी होगी इंपोर्ट्स की, तो हुकूमत की जो टैक्सों की आमदनी है, कस्टम ड्यूटी वगैरह की, वो भी तो कम होगी ना। सही। जो आप इंपोर्ट्स लेते हैं, तो जब वो कम होगी, टैक्सों की आमदनी कम होगी, तो बजट का सारा बढ़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपके यहाँ आ रहा है वो नहीं आएगा, क्योंकि वो मुल्क खुद परेशानी में आ गए। तो जो हमारे एक तो पहले ही कम है, वो और कम हो जाएगा। नंबर 3 बात ये थी कि जो हमारी बरामदात है वो भी तो बताए ना, कि जिन आप बरामदात जिन मुल्कों को भेजते हैं उनकी मईशत भी तो मुतासिर होगी। तो आपने ये तो बता दिया, तो जब हमारी बरामदात भी कम होंगी, उसका इम्पैक्ट भी मईशत पर आएगा। ये भी बता देते कि जब ये चीजें होंगी तो हमारी जो मईशत की शरह नमू है वो मजीद सुस्त होगी। सही। और शायद खित्ते में सबसे कम रहेगी। आप ये मतलब देखेंगे वो अधूरी बातें बता रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे कि ओमिक्रॉन की वजह से अगर तो इसकी लहर ज्यादा बढ़ी तो उसकी वजह से जो सनतें मुतासिर होंगी, तो पेट्रोल की कीमतों में कमी होगी, तो महंगाई कम होगी। असल में ये कहानी है। हाँ, लेकिन ये तो नजर आ रहा है कि अब वो कमी तो होगी, इसलिए कि वो कितनी तबाहकारी होगी ये तो हमें नहीं पता, मगर ये पता है कि सनती और तिजारती सरगर्मियां मुतासिर होने से आने वाले वक्त में होगा। तो हमारा, मैं जो आपसे अर्ज कर रहा था कि अब ये होगा कि हमारी जो मईशत की शरह नमू सुस्त हो जाएगी, जिससे बेरोजगारी बढ़ेगी, क्योंकि जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, टेक्सटाइल है, सीमेंट है, शुगर है, ये सुस्त होगी, तो बेरोजगारी की भी तो एक आएगी ना। मगर सबसे बड़ा तूफान है, सबसे बड़ा तूफान है, अगर आपको 1-8 मिनट में मैं आपको बता देता हूँ कि जब कोरोना वायरस आया था तो उस वक्त तो इन्होंने ये किया था कि 20 महीने तक IMF का प्रोग्राम मुअत्तल रखा और शरह सूद गिरा दी, डिस्काउंट रेट, और सस्ती शरह पे कर्जे दिए। अब चूंकि IMF के प्रोग्राम में है तो वो तो आपको इजाजत नहीं देगा, वो पहले भी गलत किया था, अब हमें डिस्काउंट रेट बढ़ाया है। मैं आपको बता रहा हूँ 14 दिसंबर को ये मजीद बढ़ेगा। तो वो जो बैसाखी थी, जो आपने ताकतवर तबकों को नवाजा था और उससे मईशत को किसी हद तक संभालने की कोशिश की थी, आर्जी तौर पे सही, वो बैसाखी अब नहीं होगी, क्योंकि IMF के प्रोग्राम में आप डिस्काउंट रेट को कम नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर साहब, जो हुकूमत ने अरबों रुपए के कर्ज लिए हैं, वो कर्जे लेके कहाँ लगाए हैं, ये तफसीलात कैसे सामने आएंगी अवाम के? क्योंकि अवाम को तो सिर्फ ये पता है कि IMF से इतना कर्ज ले लिया, फलाने मुल्क से इतना कर्ज ले लिया, दूसरे मुल्क ने इतना कर्ज दे दिया, लेकिन वो कर्ज कहाँ जाता है, इसकी तफसीलात कौन बताएगा? जी, पहले मैं आपसे एक जुमला ये कह दूं कि इस हुकूमत के दौर में जो बैरूनी कर्जे बढ़े हैं वो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा तेज रफ्तारी से बढ़े हैं। पिछली हुकूमत के दौर में कम से कम कुछ प्रोजेक्ट्स तो लगे थे ना, बिजली के दूसरे। इस हुकूमत के दौर में कोई प्रोजेक्ट नहीं लगा, मगर पिछली हुकूमत के दौर में जो हमारे बैरूनी कर्जे बढ़े थे वो 7 बिलियन डॉलर पर ईयर बढ़े थे। इस हुकूमत के दौर में बगैर कोई प्रोजेक्ट लगाए 10 अरब डॉलर के हमारे सालाना के हिसाब से कर्जे बढ़े हैं। नंबर 1, गैर मुल्की कर्जे जो बढ़े हैं वो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा तेज रफ्तारी से बढ़े हैं। अच्छा। तो ये जो बैरूनी, हाँ, तो सबसे ज्यादा तेज पाकिस्तान की तारीख है। और ये जो हमारे मजबूरी कर्जे बढ़ गए हैं, अगर मैं आपसे यह बताऊं कि 2015 जब हमारी जो है आजादी को 68 साल हो गए थे, उस वक्त जो मजबूरी कर्जे थे, टोटल कर्जे पाकिस्तान के ऊपर थे टोटल, उससे ज्यादा तो इनके 3 साल 3 महीने में बढ़ गए, जो कि 68 साल में थे। ये है असल कहानी। अच्छा। ये इसका तो अगर पिछली हुकूमत का आप ये कहते थे हम जो है तहकीकात करेंगे तो करें, और ये भी तो बताएं कि जो कर्जे हमने 68 साल में लिए थे उससे ज्यादा इजाफा तो अब हो गया, उसको भी बताएं कि वो कहाँ गए, फ्लाइट ऑफ कैपिटल हुआ है, क्या हो रहा है, ये सारा बताना पड़ेगा ना। FDI भी गिर रहा है, फ्लाइट ऑफ कैपिटल भी हो रहा है।
आपका तिजारती खसारा, मैं इस वक्त जो अगर आपसे बताऊं, जुलाई से नवंबर तक तिजारती खसारा इसी मुद्दत में पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा है। जो हमने गैर जरूरी दरामदाद और जरूरी दरामदाद कर ली हैं वो 33 अरब डॉलर की हो गई है 5 महीने में, जो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा है। नवंबर में जो इम्पोर्ट्स हुए हैं वो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा है इम्पोर्ट्स, और जो आपका कर्जों में इजाफा हुआ है ये पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा है। रुपए की कदर जो आपने मई से अब तक गिरा दी है हैरानकुन तौर पर, जो है वो 25 रुपए तक गिर गई है फी डॉलर। तो ये कहना कि ये जो महंगाई है ये असल वजह जो है आलमी वो है वो ये आपने रुपए की कदर जो गिराई है, सही ये है असल वजह। ये नहीं है कि आलमी मंडी में कीमतें बढ़ी, कि वो गिराई क्यों है वो मैंने आपको बता दिया कि अशराफा को नवाजने के लिए इन्होंने गैर जरूरी इम्पोर्ट्स की। IMF के प्रोग्राम को 20 महीने तक मुअत्तल रखा, जिसकी तहकीकात होनी चाहिए। उसके नतीजे में ये रुपए की कदर गिरी है, जिसके असरात रहेंगे, जिसकी वजह से मैं कह रहा हूँ कि हमारी महंगाई खित्ते में सबसे ज्यादा है और शरह नमू खित्ते के मुल्कों के मुकाबले में कम है, फीकस आमदनी खित्तों के मुल्कों के मुकाबले में कम है, यानी हमारी कुव्वत खरीद गिरी है। बांग्लादेश की हम कुव्वत खरीद ज्यादा है, फीकस आमदनी ज्यादा है। ये वो हकाइक हैं जो स्टेट बैंक बता रहा है अलग अलग, मैंने तो आपको इकट्ठे करके बता दिए तो एक पिक्चर आ गई। ये वो चीजें जिस पर, लेकिन मुझे जो खौफ है वो ये है कि अगर ये कोरोना वायरस फैलता है, खुदा ना खास्ता और पाकिस्तान में भी आता है, खुदा ना खास्ता फैलता है, तो पिछली दफे तो आपने अशराफिया को नवाज के ये सब कर लिया था, बिल्कुल वो IMF आपको डिस्काउंट रेट कम नहीं करने देगा। ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि दुनिया में कशकोल लेके जाएंगे जी हम तबाह हो गए तो हमसे कर्जे वापस ना ले और नए कर्जे दे दें, वो दे देंगे आपको। तो डॉक्टर साहब ये इस तरह दुनिया के सामने फिर इमेज क्या बनेगा? मतलब हम पिछले कर्ज उधार नहीं पा रहे, हम नए कर्ज लेते जाएंगे। और कुछ दिन पहले जो गवर्नर पंजाब के साहब की जानिब से भी बयान सामने आया था वो भी काफी परेशान कुन था कि सिर्फ 6 अरब डॉलर के एवज सब कुछ लिख कर दे दिया। मतलब ये सूरत हाल पाकिस्तान को किस तरफ लेकर जा रही है? नहीं देखिए ना, ये तो बिल्कुल वाज़ेह मैं आपसे बता रहा हूँ ना कि हमारी जो इनकी जो पॉलिसी वो है वो ये कहते हैं कि अगर हमें आपको 1 अरब डॉलर का कर्जा वापस करना है तो पहले आप हमें 1.5 करोड़ दें, उसमें से हम 1 करोड़ वापस करेंगे, अपने पास से नहीं करेंगे। तो ये जो 33 अरब डॉलर बढ़े हैं उसकी वजह यही है कि आपने जो है वो 20 अरब डॉलर के कर्जे वापस करने थे तो आपने 53 बिलियन डॉलर्स के ले लिए और उसमें से 20 अरब डॉलर वापस कर दिए। अब ये कहते हैं कि हमने 20 अरब के कर्जे वापस किए हैं। अरे भाई वो आपने जरूर वापस किए हैं, मगर 53 अरब डॉलर लेके आपने 20 अरब के वापस किए तो 33 अरब डॉलर बढ़ गए, सीधी सीधा हिसाब है। तो गवर्नर पंजाब ने तो बहुत ही हल्की बात की है, उन्होंने ये नहीं बताया कि आपने जो स्टेट बैंक का वो साइन किया है, वो जो बिल जो है वो IMF को दे दिया ड्राफ्ट, वो उसकी शक्लें आइन से मुतसादिम थी, तो जाहिर पार्लियामेंट ने भी तो उसको अप्रूव किया होगा ना। तो वो आइन से मुतसादिम क्यों कर दिया? तो शौकत तरीन ये कहते हैं कि उस बात को भूल जाए। मैं कहता हूँ नहीं भूलना चाहिए। आपने आइन के खिलाफ IMF को दे दिया है तो वो तो एहतसाब तो करें कि काबिल का भी एहतसाब करें, वज़ारत कानून का भी करें, स्टेट बैंक का भी करें। अगर ये नहीं करेंगे तो ये तो आपने अपनी मईशत तो तबाह हुई है, हमने अपनी सालमियत और खुदमुख्तारी को गिरवी रख दिया है। उन्होंने ये नहीं बताया कि ये आप ईस्ट इंडिया कंपनी का दौर, फाइनेंशियल वायसराइज के जरिए आबादियती निजाम की एक नई शक्ल में वापसी, और ये जो फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान का धोखा दिया गया था जिसमें उस वक्त भी शौकत तरीन साहब थे, उसका ये तसलसल है। उन्होंने गलती मान ली थी उस वक्त, मैंने कहा था ये अजीम धोखा है, और शौकत तरीन साहब ने बाद में ये कहा था कि जी हमारी गलती थी, गलती नहीं थी, आपने पार्लियामेंट में बयान दिए। तो उसका ये कंटिन्यूएशन हो रहा है। तो ये वो चीज है जो न्यू ग्रेड गेम का हिस्सा है। ये पाकिस्तानी कौम को समझना होगा, ये पाकिस्तान के दानिशवरों को समझना होगा, और ये आपको आवाम को समझाना होगा कि ये खेल जो है न्यू ग्रेड गेम का है। इसको ये खाली मईशत और मतलब ये जो खेल है ग्रेट गेम का है, जिसे पाकिस्तानी अवाम को बहुत अच्छी तरह समझना होगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, आपका प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और इतनी ज़बरदस्त से आपने गुफ्तगू की। आवाम को कुछ इन्फॉर्मेशन जो है इन गुफ्तगू के ज़रिए से ही मिलती है कि असल में हुकूमत के आगे आने वाले प्लान्स क्या हैं। जो हुकूमत ये बातें करती है कि महंगाई कम होने जा रही है, तो महंगाई कैसे कम होने जा रही है? क्योंकि कर्ज तो हम पर चढ़ते जा रहे हैं और महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रही। तो इन गुफ्तगू के ज़रिए, इस तरह की बातों के ज़रिए कुछ ना कुछ हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि असल में आगे होने क्या जा रहा है। एक ब्रेक लेंगे, छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जनाब। गुज़श्ता रोज़ ये वाक़या पेश आया है कि लाहौर की मॉडल टाउन कचहरी में 2 कैदियों के ग्रुपों में झगड़ा हुआ और पुलिस जब इस झगड़े को देखने गई और वो कत्ल के कैदियों समेत 10 जो कैदी थे
वो वहाँ से फरार हो गए। अब जो मुल्जिमान हैं उनके फरार के इस मामले ने सवालात खड़े कर दिए हैं कि वो किस तरह फरार हो गए। पुलिस वहाँ पर मौजूद थी, सब वहाँ पर मौजूद थे, किस तरह उनको भागने दिया गया। तो इसकी वीडियो भी जो है वो सामने आई है और इस पर हम बात भी करेंगे। हमारे रिपोर्टर हैं उमर हयात, हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। सामने और कत्ल के भी दो बीच में मुजरिम थे। ये बाकायदा वहाँ पर झगड़ा हुआ था। अच्छा अच्छा। हाँ, जो हमें बाद में ये अंदर से बताया गया है कि कुछ कैदी थे जो उनके लवाहिकीन वहाँ पर मुलाकात, रूटीन यही होती है कि जो बख्शी खाने में कैदी लाए जाते हैं उनके लवाहिकीन वहाँ पर आकर मुलाकात भी करते हैं और पुलिस के ताउन से करते हैं। अब कल के वाक़े में एक पुलिस एहलकार ने उनको जो कैदी थे उनको बड़ी गंदी गालियाँ दी। अच्छा। और उनकी माँ बहनें वहाँ पर खड़ी थी और सुनने में यही आया कि उस कैदी ने फिर इश्तिआल में आके ये सारा कुछ उनके साथ झगड़ा किया। अच्छा अच्छा। और दूसरे जो कैदी थे उनके साथ शामिल हो गए कि सब कैदी में ऐसे मामला हुआ। और फिर उन्होंने जो बख्शी खाने का जो ताला था उसको ईंट से तोड़ा। अच्छा, मतलब पुलिस ने आके बख्शी खाने का दरवाजा नहीं खोला, उन कैदियों ने ईंट से खुद ही तोड़ दिया। जी यही बिल्कुल ऐसा हुआ। और ऐसा बताया गया कि ताला तोड़ा और फिर कैदी बाहर निकले हैं। फिर वहाँ पर रॉड थे और दूसरी चीजें जो थी दूसरी ट्यूबलाइट्स के रॉड और जो भी उनको मिली वो उससे मारते रहे। तो फुटेज में भी ये सारी चीजें सामने आ चुकी हैं कि वो जो कैदी बरामदे में खड़े हुए थे वो कोई भी नजदीक आता था उसको मारते थे। अच्छा अच्छा। अब वहाँ से ये सारा आगे सीन बनता है। पुलिस एहलकार वहाँ पे इतने नहीं थे, बल्कि एक फुटेज में तो वो ये भी देखा गया कि एक पुलिस एहलकार को उन्होंने कोई चीज़ मारी है, पत्थर या कोई चीज़ मारी है, जिसकी वजह से उसका सर भी फट गया। अच्छा। और उसको लोग जो है ले गए थे। असल सूरत जो अंदर की ज़राए ने ये बताई है कि झगड़ा जो हुआ है वो इस वजह से हुआ और इस वजह से वो फिर उनको मौका मिल गया जब उन्होंने लॉकअप तोड़ लिया। फिर निकल सवाल इसमें सिक्योरिटी के हवाले से भी बड़े हैं कि एक तो यहाँ पर जो मेन गेट होता है कचहरी का, वहाँ पर इसके सिक्योरिटी एहलकार खड़े होते हैं, बाकायदा चेक करके बाहर वो आने और जाने देते हैं। बिल्कुल ठीक है। और ये जो कैदी हैं ये आराम से तो निकल नहीं सकते थे, भागकर ही निकले होंगे। क्यों नहीं पकड़ा गया, चेक क्यों नहीं किया गया? तो क्या इस पे ये सवाल भी खड़े होते हैं कि पहले से प्लानिंग थी उनकी, पहले से सब कुछ मतलब जो कैदियों ने प्लान किया हो या पुलिस एहलकार बीच में कोई मुलविस हो, क्या ऐसे भी कोई तफ्तीश हो रही है? नहीं, ऐसी सूरत हाल जो है ना वो बनती नजर नहीं आती। अच्छा। क्योंकि ये मिनी जेल कह लें इसको, ये बख्शी खाना जो होता है इसमें वहाँ पर सिक्योरिटी सख्त होती है। पुलिस भी बाहर उसके ताला लगा होता है, लॉकअप होता है, जंगला लगा होता है, उसको ताला लगा होता है। जो कैदी होते हैं उनको उसमें रखा जाता है और जैसे जैसे उनकी बारी आती है कोर्ट में पेश करने की, वो एक एक दो कैदी जो हैं वो मुतलका थाने के पुलिस एहलकार वो उनको वहाँ पर अदालत में पेश करते हैं, फिर वापस उनको वहाँ पर ले आते हैं। अब ये सुबह का ये वाक़या हो गया और ये लड़ाई भी हुई। असल सवाल ये हैं कि सवालात ये हैं जो एज ए रिपोर्टर मुझे समझ में आया और ये होने भी चाहिए कि पुलिस जो है वो अपने जो उनके साथ यहाँ पे डिप्यूट होते हैं पुलिस एहलकार उनको पाबंद क्यों नहीं कर सकती? जब ये वाक़या और ये हंगामा रही हो रही थी वहाँ पर पुलिस एहलकार नहीं थे। अच्छा, जिस वक्त ये हंगामा हुआ तब पुलिस एहलकार नहीं थे? जी बिल्कुल नहीं। जब ये रौला बढ़ गया फिर उसके बाद पुलिस का एहलकार आए हैं। सही। और उसके बाद वो सारी सिक्योरिटी हर चीज़ जो हाई अलर्ट हो गई। सवाल ये है कि वहाँ पर जो पहले एक पूरा निज़ाम और जो इसका प्रोसीजर है इनका उसको फॉलो ही नहीं किया गया। सही। उसको फॉलो क्यों नहीं किया जाता? अब उमर साहब, अब मतलब कैदी तो फरार हो गए, तो एक तो ये बताएगा कि वो किन किन मुकदमात में मतलूब थे और क्या कोई गिरफ्तारी दोबारा से इनके हवाले से हुई है या अभी तक वो जो 10 कैदी फरार हुए थे वो कोई भी नहीं पकड़ा जा सका? पुलिस ज़राए ने हमें कुछ बताया है और इसमें 10 कैदी जो फरार हुए थे, 3 जो थे वो कोट लखपत जेल वाले और 7 जो वो दूसरी कैंप जेल के, उनमें 3 जो संगीन नौयत के मुकदमात में जिनके ऊपर कत्ल के मुकदमात थे वो शामिल थे। और जब ये बात नहीं ये फरार हुए थे और जो पकड़े गए हैं उनमें से 3 गालिबन 3 का बताया गया कि वो 3 गिरफ्तार कर लिए। बाकी की एसएसपी जो ऑपरेशन है उन्होंने पकड़ने के लिए टीमें बना दी हैं, वो उनको पकड़ने के लिए कोशिश करें। अब की जो मजीद अपडेट जो है वो पता करने से चलेगी। अच्छा, तो अभी अब जो मॉडल टाउन कचहरी है वहाँ पर जाहिर है सीसीटीवी कैमरे भी लगे होंगे, सब कुछ है जी। तो आपने बताया कि गेट पे भी सिक्योरिटी है और वो बाहर जाने के लिए भी बाकायदा चेक करते हैं, तो फिर ये तो सिक्योरिटी जो बाहर गेट पे है उस पर भी सवालिया निशान है कि उन्होंने कैसे इस तरह मुजरिमों को जाने दिया
कि अगर जाहिर सी बात है वो वहां से बख्शी खाने से भाग के निकले हैं तो बाहर भी हड़बड़ाहट में ही निकले होंगे, बाहर वो तसल्ली से तो नहीं निकले कि वो जो सिक्योरिटी वाला है उसने कहा होगा कि कोई वैसे ही आया है। जो ये सवाल आपका ठीक है, जो गेट पर होते हैं ना उन पे सवाल इसलिए नहीं ज़्यादा उठाया जा सकता क्योंकि आम तौर पर रूटीन में जो अदालतें होती हैं वहाँ से अबूरी ज़मानतें मुलज़मान की खारिज होती हैं। सही। और हाई कोर्ट का ये स्टैंडिंग ऑर्डर है कि जो प्री अरेस्ट बेल किसी की खारिज होती है मुलजिम की तो उसको अहाता अदालत से गिरफ्तार ना किया जाए। अच्छा। इसलिए जो पुलिस एहलकार हैं जो गेट के ऊपर, मेन गेट के ऊपर, शायद वो इसलिए हेजिटेट हो गए या उन्होंने जो मुलजमान उन्होंने कोई और तरीका, क्योंकि ये जो मॉडल टाउन कचहरी है इसके पिछली साइड पे वकला के चैम्बर्स हैं और वहाँ से रास्ता भी है, पीछे लाइन गुजर रही है, रेलवे लाइन, तो उसके वहाँ से भी निकलने का रास्ता है। अब गेट के ऊपर वाले जो पुलिस एहलकार खड़े थे वो जो मुलजमान बुरी जमानत वाले होते हैं उनके में वो उनको पकड़ने में रिस्क नहीं लेते। चलें, बहरहाल ये एक सिक्योरिटी पे भी सवालिया निशान है कि कत्ल के भी जो कैदी थे वो भी फरार हो गए हैं, जो दीगर मुलजिमान थे वो भी इतने आराम से फरार हो गए और उनको अब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको फिर से खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी हमारी जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत होती है, लेकिन हम पाकिस्तान में ख़ास तौर पर ये देखते हैं कि हमारे लोग ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी को कुछ बहुत ज़रूरी नहीं समझते हैं, बल्कि सिग्नल तोड़ के निकल जाना या वन वे की खिलाफ वर्जी कर लेना ये काम सी बात है। हालांकि अगर हम दुबई जाएँ या बाहर के किसी और मुल्क में जाएँ तो दुबई की मैं मिसाल ख़ास तौर पर इसलिए देना चाहूँगी क्योंकि वहाँ पर जब कोई पाकिस्तानी, मैंने अक्सर देखे हैं मामलात, कोई भी ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करता है तो 500 दिरहम या 1000 दिरहम जुर्माना जब होता है तो लग पता जाता है और उसके बाद वो सीधे हो जाते हैं बिल्कुल कि अच्छा अब आइंदा से ऐसी कोई हम लोगों ने खिलाफ वर्जी नहीं करती। लेकिन जब पाकिस्तान आते हैं तो पाकिस्तान आके मामला बिल्कुल उलट हो जाता है। सिर्फ बाहर वाले ही नहीं, हमारे यहाँ के अपने लोग भी ऐसे ही करते हैं और इस तरह की पाबंदियों को बिल्कुल भी नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन जनाब, अब आप होशियार हो जाएं क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से अहकामात सामने आ गए हैं जो कि पीर से यानी कि गुज़श्ता रोज़ से उन पर इम्प्लीमेंटेशन भी स्टार्ट हो गई है कि अगर आप ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करेंगे तो आप पर भारी जुर्माना आयद होगा। अब आप पर जुर्माना होगा अगर आपने ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी की। इसी पर हम बात करेंगे। मुंतजिर मेहदी साहब CTO लाहौर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम में इनको खुशामदीद कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, अल्लाह का। अच्छा, जो ट्रैफिक कवानीन के हवाले से पहले से कवानीन बने हुए थे, लेकिन अब लाहौर हाई कोर्ट ने जब एक्शन लिया है, इस पर सख्ती से अमल दरामद के अहकाम दिए हैं तो अब इन पर अमल हो रहा है। पहले क्यों इतना इनको सीरियस नहीं लिया गया या अहकामात पर इतनी सख्ती पहले नहीं आई थी? दो अलग-अलग चीज़ें हैं, एक तो अमल दरामद है और दूसरा ये है कि सख्ती। अमल दरामद इस पे हो रहा था, इस पे चालान्स हम जो वायलेशंस थी उस पे कर रहे थे, बट उसकी रकम इतनी थोड़ी थी शायद कि उससे वो जो इम्पैक्ट है जो लोगों को एक फील होनी थी कि हमने नहीं करनी वायलेशन, हमें फाइनेंशियल नुकसान होगा, वो नहीं हो पा रहा था। तो हमने जब रिक्वेस्ट की हाई कोर्ट से कि वन वे जो है वो बिगेस्ट कॉज है एक्सीडेंट्स की और इससे लोगों की जानें जा रही हैं, हेलमेट के बावजूद लोगों की जानें जा रही हैं, क्योंकि हेड ऑन जब आपका एक्सीडेंट होता है खुदा न खास्ता विद मोटरसाइकिल तो वो उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको ज़्यादा नुकसान होगा। तो हाई कोर्ट ने उसकी रकम 200 रुपए से बढ़ा के 2000 रुपए कर दी। अच्छा, मतलब डायरेक्ट 200 से एक सिफर आगे मजीद लग गया। हमारे जो टोटल नंबर ऑफ चालान्स हैं वो नहीं बढ़े। हम ये नहीं कह सकते कि अगर हम रोज़ाना तकरीबन 21,000 ऑन एवरेज हम चालान कर रहे थे शहरियों के, तो उसमें इजाफा नहीं हुआ बल्कि उसमें कमी हुई है। लेकिन रकम बढ़ने की वजह से, चालान की अमाउंट बढ़ने की वजह से उसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा है। शहरियों ने वो जो स्पेस ली थी, डेविएंट बिहेवियर जो था, वो जो एक था कि जी हमने वन वे पे ही जाना है और पकड़े जाएंगे तो क्या हरज है, कुछ क्योंकि हमने चालान की जो रकम जमा कराने का प्रोसीजर है उसको भी इतना आसान कर दिया कि शायद उसका इम्पैक्ट ही खत्म हो गया था। तो अब ये 2000 पे जाके एकदम से बहुत अच्छा इम्पैक्ट आया और हमारे अंदाजे के मुताबिक जो मेजर आर्टरीज हैं हमारे लाहौर की, उसमें 90% के करीब हमें वन वे की वायलेशन खत्म होती नजर आई है। अच्छा। और अब पीक आवर्स में भी आप देखें, जब लोगों को ब्रेक कहीं लगानी पड़ती है, जब रश होता है सड़कों पे, तो उसके बावजूद भी वो वन वे पे नहीं जाते। अच्छा मुंशी साहब, लेकिन हम ज्यादातर देखते हैं कि गाड़ियों वाले तो वन वे की कम खिलाफ वर्जी करते हैं, ये रिक्शे वाले या मोटरसाइकिल वाले वो ज्यादा करते हैं
कि मतलब ठीक है इतना लंबा हम क्यों यू टर्न लेकर आए, हम यहीं से कहीं से निकल जाते हैं, तो उन पे भी क्या उतना ही जुर्माना होगा जितना गाड़ी वाले पे चालान होगा? देखिए, ये बड़ी अच्छी स्टेटिस्टिक्स हैं, अगर आप उसको करें तो सारा इशू आपको समझ में आ जाता है कि हम जितनी टोटल चलानिंग करते हैं उसका 59% तकरीबन मोटरसाइकिल और रिक्शा का है, और यही अगर हम हादसात की वजूहात देखें तो यही 59% तकरीबन है जो हादसात में जो गाड़ी इन्वॉल्व है उसमें मोटरसाइकिल और रिक्शा है। इसी तरह तमाम की तमाम जो वायलेशंस हैं उनका अगर कैमरा में भी आप देखें तो आपको नज़र आएगा कि 60% जो वायलेशन है वो मोटरसाइकिल वाले और रिक्शा वाले कर रहे हैं। तो हमने मेनली फोकस उन पे रखा, लेकिन दूसरी जो हमें एक जिम्मेदारी सौंपी गई बाय द हाई कोर्ट, उसमें यह था कि हमने बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के उनको ड्राइव नहीं करने देना। उसमें हमने जो अपनी कंपेन स्टार्ट की है वो स्टार्ट की है कार से। अच्छा। मोटरसाइकिल को हमने अभी थोड़ा सा वार्निंग पे रखा हुआ है और हम बेतहाशा उनको वार्निंग कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं, वो कंपेन हमारी चल रही है। 2 दिन से हमने कार वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की हुई है, और वो हमने तकरीबन 1300 लोगों के खिलाफ, यानी 1300 लोग वो हैं जो पकड़े गए हैं जो विदाउट लाइसेंस मोटर कार चला रहे थे, और इसका मतलब है कि 1300 लोग ये लोगों की जिंदगियों के साथ खेल रहे थे, जिनको हमने रोका है। तो ये है कि ये एक बड़ी ही ऑन गोइंग एक्टिविटी है जिसको हमने चलाते रहना है, और हमें इसका इम्पैक्ट बिल्कुल विजिबली नज़र आ रहा है। इस दफ़ा जो सैटरडे को रश था सड़कों पे, जो कंजेशन था वो बहुत कम था। अच्छा। और जो गुज़िश्ता मंडे गुजरी है उस पर भी ट्रैफिक का कंजेशन कम था। उसकी रीज़न मेनली जो नज़र आई है वो ये है कि वन वे की वायलेशन कम हुई है और लोगों ने विदाउट लाइसेंस घर से निकलना शुरू किया है। माओ ने अपने बच्चों को कहना शुरू किया कि बेटा पहले लाइसेंस बनाओ फिर जाना, वरना ये चालान की रकम 2000 हो गई है, जिससे खासा बड़ा एक नुकसान होता है। अच्छा, माजरत आपकी मैं बात काट रही हूँ, जिन लोगों के लाइसेंस बने हैं लेकिन लाइसेंस एक्सपायर हो गए हैं, क्या उनके खिलाफ भी चालान होगा, और कितना उनका मतलब उतना ही चालान होगा जिनका लाइसेंस के बगैर? देखिए, लाइसेंस एक्सपायर होने का मतलब ये है कि लाइसेंस एग्जिस्ट नहीं करता। सही, बिल्कुल। ठीक है, हमारे 22 सेंटर्स हैं जो काम कर रहे हैं। 5 सेंटर्स हमारे काम कर रहे हैं फुल लाइसेंसिंग में, और 22 सेंटर्स हमारे काम कर रहे हैं लाइसेंसेस की रिन्यूअल के लिए और लर्नर लाइसेंस बनवाने के लिए। सही। ये बड़ा पुराना कॉन्सेप्ट है कि जी बड़ी हैसल है, बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ी लाइनें हैं। हमने इस सारे सिस्टम को इतना ट्रांसपेरेंट और इतना आसान कर दिया है विद द पैसेज ऑफ टाइम कि अब शहरियों को बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती। आपने जाके अपनी बारी पे काउंटर पे जाना है और सिर्फ 5 मिनट के अंदर आपको लर्नर लाइसेंस इशू होता है, और मैक्सिमम 10 मिनट के अंदर आपका लाइसेंस रिन्यूअल होता है। और अगर आपको लाइसेंस बनवाना है तो उसका प्रोसीजर बड़ा ही आसान है कि आपने अपना लर्नर लाइसेंस उसी तरह 5 मिनट में हासिल करना है। 42 डेज का आपका लर्निंग पीरियड है, और हमारे 5 सेंटर है। 6ठा सेंटर हम खोलने जा रहे हैं इंशाल्लाह हफ्ते 1.5 हफ्ते में, वो भी हमारा हो जाएगा। फिर हमारे 6 फुल लाइसेंसिंग सेंटर्स होंगे, 22 हमारे लर्नर बूथ हैं। तो मुंतज़िर साहब, ये मुख्तलिफ इलाकों में होंगे या एक ही जगह पे है? जाहिर है ये हमने कैटर किया है कि हम तमाम इलाकों को कवर करें। एक हमारा बहरिया टाउन में है, अरफा करीम टावर में है, मीनार पाकिस्तान पे है, एक हम लिबर्टी मार्केट में खोलने जा रहे हैं, एक मेरे दफ्तर में है। ये हमारे फुल लाइसेंस, एक मनावा सेंटर में हमारा है जिसमें हम HTV, LTV और नॉर्मल लाइसेंस बनाते हैं। ये हमने सारे जितने एरियाज है लाहौर के उनको कवर किया। अब हमें एक कायम करना है लिबर्टी मार्केट में, और नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम है कि हमने उसको शादरा में करना है, ताकि शादरा भी एक पूरी एक बड़ी लोकेलिटी बन चुकी है। तो हम ये लाहौर के सारे कोनों को कवर कर रहे हैं, और जो हमारे 22 लाइसेंसिंग सेंटर हैं हमने इंश्योर किया है कि वहाँ पे कोई ऐसी जगह लाहौर में ना हो जहाँ पे लोगों को जाके लाइसेंस बनाने में प्रॉब्लम हो। बेसिकली मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ और पॉइंट आउट कर देना चाहता हूँ, जो बहुत बात हो रही थी कि जी लाइसेंस बनाना बहुत प्रॉब्लम है। मेरी जो कैपेसिटी आज है लाइसेंस इशू करने की वो तकरीबन 5000 के करीब है, और पर मंथ, और मैं तकरीबन 2500 के करीब लाइसेंस इशू कर रहा हूँ। तो मैं ऑलरेडी अपनी कैपेसिटी से हाफ पे चल रहा हूँ। अच्छा। और हमने जो ड्राइविंग टेस्ट का प्रोसीजर है उसको भी इतना सादा बना दिया कि हर वो बंदा जिसको गाड़ी चलानी आती है माकूल, हम उसको लाइसेंस देते हैं। और हमारी जो पास परसेंटेज है वो तकरीबन 60% के करीब है, यानी जितने लोग टेस्ट देने के लिए आते हैं उसमें 60% लोग कामयाब हो जाते हैं। और वो जो 40% फेल होते हैं वो भी वो नहीं है कि जो खत्म हो गया, वो 42 डेज के बाद दोबारा आते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करके वो पास हो जाते हैं। अच्छा, आपके एक और इशू की तरफ भी मैं ध्यान दिलाना चाहती हूँ, एक वीडियो भी है जो आपको दिखाना चाह रही हूँ कि ये लाहौर में गालिब मार्केट का एक इलाका है जहाँ पे बहुत रिनॉन्ड स्कूल है, और स्कूल के बाहर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हैं। ये सिर्फ ये एक अभी स्कूल की वीडियो में आपको दिखा रही हूँ।
लेकिन ये हम आपको दिखा रहे हैं पार्किंग, लेकिन पूरे लाहौर में ये देखने में आता है कि जब छुट्टी का टाइम होता है तो जो मेन शाहरा होती है वहां पर इस तरह दोनों तरफ गाड़ियों की लाइनें लग जाती हैं और फिर जो गुजरने वाले लोग हैं उनको काफ़ी मुश्किलात पेश आती हैं। ये आप देख भी सकते हैं कि कितने बड़ी तादाद में यहाँ पे लाइनें लगी हैं, लेकिन स्कूल की इंतजामिया की जानिब से भी इस पर कुछ नहीं किया जाता, कोई उनको मना नहीं किया जाता। ये आप देख सकते हैं हर तरफ से गाड़ियाँ आ रही हैं और लाइन में लगती जा रही हैं और यहाँ पर ये रास्ता भी ब्लॉक पूरा हो गया है। मतलब ये हम लाहौर में अक्सर स्कूल के इलाकों में देखते हैं कि जहाँ पर ये बड़े बड़े स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, वहाँ पर ये मसला सबसे ज़्यादा सर उठाता है। इन लोगों के खिलाफ कैसे एक्शन लेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये ऑलरेडी मेरे नॉलेज में है। जब मैं यहाँ पे आया था बतौर CTO टेक ओवर किया था, तो ये इशू जाहिर एक बहुत बड़ा इशू है। इसमें कुछ इश्यूज वो हैं जो पॉलिसी मेकिंग लेवल के हैं और कुछ वो हैं जो ऑपरेशन लेवल पे मेरे करने का काम है। पॉलिसी मेकिंग लेवल पे इशू जो है वो ये है कि मेन रोड्स के ऊपर ना बनाए जाए स्कूल्स। अगर किसी स्कूल को कोई एक्रीडेशन देनी है, इजाज़त देनी है, तो टोटल नंबर जो उसके स्टूडेंट्स का है उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए कि उनको पिक एंड ड्रॉप फराहम कर सके स्कूल बसेस के अंदर। सही। उस स्कूल की इतनी पार्किंग हो कि वो उस सारे बच्चों के रश को एब्जॉर्ब कर सके। अच्छा, हमने जब देखा कि अब जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कूल्स हैं उनका जाहिर है कुछ नहीं हो सकता, ना वो उनको इस चीज़ के ऊपर आमादा किया जा सकता है कि वो 100-150 बसें खरीदें, ना हम ये कर सकते हैं कि उनके बच्चों को स्कूल आने से रोक दें। तो हमने उन्हीं बच्चों को ट्रेन करना शुरू किया। अच्छा। हमने तकरीबन कोई 5000 बच्चे हमने ट्रेन किए जाके, जिनको हमने ट्रैफिक वॉलंटियर्स कहा। अच्छा। और हमने उनको एजुकेट करके कहा कि ये जिम्मेदारियां हैं आपकी स्कूल से बाहर। स्कूल के दरवाजे पे जब रश आवर्स होंगे तो आपने इस तरह से पार्किंग करानी है, इस तरह से ट्रैफिक, क्योंकि इतनी कैपेसिटी नहीं है ट्रैफिक पुलिस की स्ट्रेंथ के हिसाब से कि हर स्कूल को एक ही टाइम पे छुट्टी हो और वहाँ पे हम 10-10 वार्डन्स खड़े करके चीज़ों को बेहतर बनाएं। तो वो 5000 लोग, और फिर आपने हमारा वो इनिशिएटिव देखा होगा जिसमें हमने ख़वातीन को हैवी बाइक्स दी, उनको हमने टास्किंग की कि मुख्तलिफ इदारों के बाहर जाएँ, वहाँ पे मेल वार्डन्स भी आके उनके साथ शामिल होते हैं और ट्रैफिक वॉलंटियर्स भी होते हैं। तो मेन जो हमारी शाहराएँ थी उसमें हम कुछ ना कुछ बेहतरी लाने में कामयाब हुए हैं। ये सिस्टम जो है बड़ी इन्फेंसी में है अभी, जो हमने ट्रैफिक वॉलंटियर्स बनाए हैं वो बहुत इन्फेंसी में। हमने इस जो हमारा इनिशिएटिव है उसको बढ़ाना है और ये हमने हर स्कूल और हर कॉलेज के अंदर इन लोगों को ट्रेन करना है और इस्तेमाल करना है। अभी थोड़ी सी हेजिटेशन है ऑन द पार्ट ऑफ कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन भी, और हमें स्पेशली प्रॉब्लम आ रहा है जो फीमेल्स के इदारे हैं। ज़ाहिर है फीमेल्स को हम ट्रेन करके उस तरह से सड़क के ऊपर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए नहीं कर सकते, तो फिर हम उनके गार्ड्स को कर रहे हैं और गार्ड्स को लगता है ऐसे कि जैसे उनसे एक्स्ट्रा काम लिया जा रहा है, तो हम उनको भी मोटिवेट कर रहे हैं। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि कुछ अरसे में ये सिस्टम बड़ा अच्छे तरीके से चलेगा। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट होगी कि नेक्स्ट टाइम जो इदारे बने गवर्नमेंट के पार्ट पे ज़रूरी है कि उन इदारों को मेन शाहराओं से थोड़ा हट के बनाया जाए ताकि मेन शाहराएं हमारी चलती रहें। अच्छा, ये वीडियो DC साहब को भी भेजी है हमारी टीम ने और यकीनन उनकी जानिब से भी रिस्पांस कुछ ना कुछ आएगा, लेकिन आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ आए हैं, हमने डायरेक्ट आपसे ही बात कर ली है। अच्छा, अब लाहौर की ट्रैफिक हम देख रहे हैं दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और अक्सर जगहों पर तो इतनी हैवी ट्रैफिक होती है कि 10-10, 15-15 मिनट सिर्फ उस ट्रैफिक में से निकलने में लग जाते हैं। इस ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए आप कितनी तादाद में ट्रैफिक वार्डन्स को मजीद ला रहे हैं या नई भर्तियां कर रहे हैं? तकरीबन हमारी जो नफरी है वो 1000 के करीब है, जो कम है, और ये वो कैलकुलेट हुई भी है जब ये इंसेप्शन हुई थी हमारे ट्रैफिक वार्डन फोर्स की। उसके बाद से अब तक हम 1.5 मिलियन 15 लाख गाड़ियाँ एड अप हो रही हैं हर साल लाहौर में। यानी ये जो प्रॉब्लम है ये ग्रेव होता चला जाएगा और हमारे पास बहुत सारी स्टेटिस्टिक्स नहीं है। जो मतलब गाड़ियों का दबाव बढ़ता जा रहा है, गाड़ियों का दबाव बढ़ता चला जा रहा है और लाहौर शहर में चूंकि एक्टिविटीज़ बढ़ती चली जा रही है, इसका जो रकबा है वो बढ़ता चला जा रहा है, जो रेजिडेंशियल एरियाज हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, और जो लोग कम्यूट करते हैं डेली लाहौर में आते हैं और रोज़ाना चले जाते हैं किसी काम के सिलसिले में, वो भी बढ़ता चला जा रहा है। तो हमें बड़ी सख्त ज़रूरत है कि हम ट्रैफिक डिसिप्लिन को इन्फोर्स करें। इसके लिए हमने एक स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। उसमें हमने सेफ सिटी को इन्वॉल्व किया और LT सेट्स के ज़रिए हमने जो चोकिंग पॉइंट्स है मेन, उनको हमने मॉनिटर करना शुरू किया। मैं आपको जो गुजारिश करना चाहता हूँ वो ये है कि ये एक बहुत बड़ी रेट्रिक बन गई है, एक क्लीशे बन गया है कि लाहौर में ट्रैफिक का बहुत, लाहौर में ट्रैफिक का हर वक्त इशू नहीं है। लाहौर में ट्रैफिक का इशू है पीक आवर्स में।
वो पीक आवर्स हैं मॉर्निंग में, वो पीक आवर्स हैं 2 से 4 बजे और फिर दफ्तरों से छुट्टी के वक्त। तो उसमें हमारा जो नेशनल स्टाइल है, जो हमारा एक रवैया है, वो ये है कि हम अगर खड़े होकर रोड पे देखें तो हर एक बंदा एक कार में सवार होके जा रहा है, बिल्कुल, जो कि बहुत सारा लोड हमारा करता है। या तो हम उन पीक आवर्स को आगे पीछे करें, सिर्फ गाड़ियों का लोड नहीं, वो एयर पोल्यूशन का भी सबब बन रही है जी। तो हमें थोड़ा सा मैनेज करना है अपनी चीज़ों को। हमें अपनी रास्ता ऐप जो हमने इंट्रोड्यूस कराई है, हमारा पूरा एडवाइजरी सिस्टम है, हमारा FM रेडियो है, उसका इस्तेमाल करना है, अपने लिए सही रास्ते का तयन करना है, अपने लिए सही टाइम का तयन करना है, और उसके बाद हमें चलना है। और हमें हर उस जगह पे जाने से अवॉइड करना है जहाँ पे गाड़ी की पार्किंग अवेलेबल नहीं है। हम वहाँ पे जाके गाड़ी मेन रोड के ऊपर छोड़ते हैं। हमने गलत रास्ते का इंतखाब करके जब हमने एडवाइजरी दी है कि मिसाल के तौर पे 2 दिन से कचहरी चौक में काम हो रहा है, तो वहाँ पे नहीं आना चाहिए। जब ऑल्टरनेट रूट्स आपके पास मौजूद हैं, हम बता रहे हैं, तो वहाँ पे ना आए ताकि कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहे। हमारे जो मेगा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनको अवॉइड किया जाए, उधर ना जाया जाए। अगर आपकी गाड़ियां धुआं छोड़ती हैं, ख़राब हो जाती हैं मेन रोड पे आके, तो उनको ना लेके आए। अगर आपकी गाड़ी के टायर फट जाते हैं, अगर एक गाड़ी एक लेन को कवर कर लेगी तो ज़ाहिर है ट्रैफिक नहीं चल पाएगी। इसके अलावा जो मेरी सबसे बड़ी गुजारिश है अपने शहरियों से, वो ये है कि किसी भी किस्म का एहतजाज अगर करना है तो हमें अपने इस्लामी असूलों को भी जहन में रखना है कि रास्तों से हट के अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, क्योंकि हमारे एहतजाज से कितने लोग इसमें सफ़र कर रहे हैं हम लोग को पता भी नहीं होता। और लाहौर शहर अब इस चीज़ का मुतहम्मल नहीं हो सकता। एक रोड कुछ सेकंड के लिए अगर बंद होती है तो उसका इम्पैक्ट चारों तरफ चला जाता है। छोटे छोटे से हम अपने प्रोग्राम्स करने होते हैं, बारातें जो है मेन रोड के ऊपर खड़े होकर डांस कर रही होती हैं। ये सारे रवैये हमें चेंज करने होंगे, क्योंकि अब हमारी ट्रैफिक 6.5 मिलियन व्हीकल्स हैं जो लाहौर की सड़कों पे चल रही है। मतलब हम इस चीज़ के मुताबिक हमें अपना बिहेवियर चेंज करने की बहुत ज़रूरत है। मुंतज़िर मेहदी साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हमने आपसे डिस्कस की हैं और कुछ चीज़ें रह भी गई हैं। प्रोग्राम में वक्त की कमी है ऐसे कि हम नहीं डिस्कस कर सके, लेकिन आपका बहुत शुक्रिया कि आपने लोगों की अवेयरनेस के लिए इतना कुछ किया है, और उम्मीद करते हैं कि ट्रैफिक के निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए आप मज़ीद इक़दाम भी करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। एक मुख्तसर सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, आप कहीं मत जाइएगा। हो जाते हैं कि ऐसी बीमारी है कि ना कभी इसकी अलामात सुनी, ना कभी इसका नाम सुना। और अगर मैं इसको थोड़ा सा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर कहना चाहूँ तो ये हदीस भी है कि क़यामत के करीब ऐसी ऐसी बीमारियां आएंगी कि लोगों को पता भी नहीं होगा कि ऐसी बीमारियां कहाँ से आई हैं, पहले कभी उनका सुना भी नहीं होगा। बहरहाल अल्लाह ताला से पनाह की दुआ भी है और साथ साथ एहतियात भी करें, क्योंकि अब कोरोना के बाद ओमिक्रॉन जो नई बीमारी आई है, ये कहा जा रहा है कोरोना से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। इस हवाले से मैं आपसे ये भी शेयर करना चाहूँगी कि इसके अब तक 30 से ज़ायद वेरिएंट सामने आ चुके हैं। ये एक रिपोर्ट सामने आई थी, उसके मुताबिक कहा गया, और इसकी पहली मरतबा 23 नवंबर को जनूबी अफ्रीका में तशख़ीस हुई थी, और ये तशख़ीस खून के नमूनों के क्लिनिकल टेस्ट के दौरान सामने आई थी, और 14 और 16 नवंबर को ये नमूने लिए गए थे। 26 नवंबर को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के SARS-CoV-2 के लिए कायम मुशावरती ग्रुप ने इस वेरिएंट को बाइस तशवीश करार दिया था। अभी ये वेरिएंट जनूबी अफ्रीका में है, लेकिन ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि ये बाकी मुल्कों में भी फैलेगा। इस हवाले से हम बात करते हैं। डॉक्टर सोमिया इक़्तिदार साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा डॉक्टर साहिबा, पहले तो कोरोना से लोग परेशान थे, लेकिन अब नया जो वेरिएंट सामने आया है, अब ओमिक्रॉन के हवाले से खदशा जाहिर किया जा रहा है कि ये भी अब तेज़ी से फैलेगा। क्या है ये बीमारी, और इनमें कोरोना में और ओमिक्रॉन में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक कौन सा है? अच्छा, ऐसा है आयशा कि जो कोरोना वायरस है वो अपनी साख्त या हैयत या स्ट्रक्चर जो है वो बदलता रहता है। आपने देखा इससे पहले भी कुछ वेरिएंट्स हमारे सामने आए थे, जिसमें अल्फा वेरिएंट था, बीटा था, और फिर डेल्टा वेरिएंट आया जो जरा खतरनाक वेरिएंट था। ये तमाम वो वेरिएंट्स हैं जो वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न लेबल किए गए हैं, यानी कि इनकी जो सलाहियत है या तेजी से फैलने की वो ज्यादा है, या इम्यूनिटी को इन्वेड करने की ज्यादा है, या ज्यादा सीवियर डिजीज करते हैं। अब जो वेरिएंट हमारे सामने आया है इसे ओमिक्रॉन वेरिएंट का नाम दिया गया है, और ये साउथ अफ्रीका में, जैसे आपने बताया कि रिपोर्ट हुआ एंड ऑफ नवंबर में। ये वेरिएंट तकरीबन लास्ट वेरिएंट ऑफ कंसर्न के 1 साल के बाद आया है। लास्ट वेरिएंट हमारे पास अक्टूबर 2020 में डेल्टा वेरिएंट आया था, जिसने दुनिया भर में तबाही फैलाई थी। अब इस वेरिएंट में जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है, जो इसकी स्ट्रक्चर है या जो वायरस
की शक्ल होती है उसके ऊपर एक आपने देखा है कांटेनुमा स्पाइक प्रोटीन। जी जी बिल्कुल। तो इस स्पाइक प्रोटीन के अंदर कुछ चेंजेस हैं, ऐसी चेंजेस हैं वो कि जिसकी वजह से जो साख्त है उसकी बदल गई है, और जो अटैच होता है वायरस सेल्स के साथ ह्यूमन बॉडी में, उसको ये तब्दीली आने की वजह से ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि ये तेजी से फैलेगा। और ये जो स्पाइक प्रोटीन है इसमें 30 से ज्यादा मुख्तलिफ जो है वो चेंजेस या म्यूटेशन आई हैं, और डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले में ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि ये 2 गुना, वो भी बहुत तेजी से फैलता था, वो अल्फा वेरिएंट से 50% ज्यादा फैल रहा था, और ये उससे भी 100% ज्यादा तेजी से फैलेगा, ऐसी स्पेकुलेशन है। लेकिन अभी इट्स प्री मैच्योर टू से कि ये कैसे फैलेगा। हाँ, अलबत्ता ये जो सारा डेटा है ये हम एज्यूम कर रहे हैं उन ऑब्जर्वेशन की बेसिस पे जो साउथ अफ्रीका में देखी गई। साउथ अफ्रीका का अगर आप पहले पॉजिटिविटी रेट देखें तो वो 2.3% था, और वो 2 हफ्तों में जंप करके 26% पे चला गया। तो इसीलिए ये खदशा जाहिर किया गया कि ये वेरिएंट तेजी से फैलेगा, और ये तेजी से फैला भी। बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका से शुरू होने वाला ये वेरिएंट अब 36 से ज्यादा ममालिक में रिपोर्ट हो चुका है, और हमारी नेबरिंग कंट्रीज नेपाल और इंडिया से भी इसके केसेस रिपोर्टेड है। अच्छा, तो डॉक्टर सोमिया, मैं आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन यहाँ पे एक सवाल ये भी है कि हम जो अभी वैक्सीन लगवा रहे हैं, अभी दुनिया में बेहतरीन से बेहतरीन वैक्सीन दस्तयाब है, क्या वो इस नए वेरिएंट के लिए मौसर साबित होगी? अच्छा, देखिए, इस वेरिएंट के साथ ये ऑब्जर्वेशन है कि इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा है। इन्फेक्शन से मुराद ये है कि वो लोग जो वैक्सीनेटेड थे या वो लोग जिनको पहले इन्फेक्शन हो चुकी थी और उनके जिस्म में एंटीबॉडीज मौजूद थी, उनमें भी इस ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से इन्फेक्शन देखी गई। लेकिन इसमें जो पॉजिटिव बात है वो ये है कि जो इन्फेक्शन देखी गई वो बहुत ही माइल्ड थी, उसमें से किसी भी पेशेंट को सीवियर डिजीज नहीं हुई, और हॉस्पिटलाइजेशन का रेट बहुत कम था। ये पेशेंट जो है इनको ऑक्सीजन डिपेंडेंसी भी नहीं डेवलप हुई, और माइल्ड सिम्टम्स है जिसमें स्क्रैची थ्रोट है, गले है, खांसी है और जिस्म में दर्दें हैं, कोई भी सीवियर डिजीज के अंदर नहीं गया। लेकिन क्योंकि वैक्सीनेटेड इंडिविजुअल्स में भी ये इन्फेक्शन देखी गई, इसलिए ये कंसर्न लोगों ने जाहिर किया कि क्या वैक्सीन इसके खिलाफ प्रोटेक्टिव है या नहीं। अब इसमें ये बात भी जहन में रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी वैक्सीन 100 प्रोटेक्शन नहीं देती है, और वैक्सीन के लगने के कुछ अरसे के बाद एंटीबॉडीज के टाइटर्स भी कम हो जाते हैं और री इन्फेक्शन के चांसेस मौजूद होते हैं। वैक्सीनेशन आपको जिस चीज से प्रिवेंट करती हैं वो है सीवियर डिजीज, हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ। तो थोड़ी सी तो इसके साथ ये कंसर्न है हमें इस वेरिएंट के साथ कि शायद जो वैक्सीन ऑलरेडी इन प्लेस हैं, जो दुनिया भर में चल रही हैं, उन लोगों में भी ये इन्फेक्शन आ रही है। लेकिन वैक्सीन बेस्ड इम्यूनिटी भी ब्रॉड होती है, ऐसा सिर्फ नहीं है कि तमाम वो लोग जो वैक्सीनेटेड हैं उन्हें इन्फेक्शन हो जाएगी। हाँ, थोड़े से बाकी वेरिएंट्स के मुकाबले में वैक्सीनेटेड इंडिविजुअल्स में इसकी इन्फेक्शन के रेट ज्यादा देखे गए हैं, लेकिन फिर भी वैक्सीन मेजर चंक्स को प्रोटेक्ट करती है और आपको सीवियर डिजीज, हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ से बचाती है। इसलिए वैक्सीनेशन कराना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सही। अच्छा डॉक्टर साहिबा, जो ऑस्ट्राजेनेका कंपनी के जो मालिक हैं उन्होंने कहा था कि अब कोरोना से जो अगली वबा आएगी वो ज़्यादा मोहलिक होगी, इसका क्या मतलब है? हम ये कह सकते हैं कि ये जो नए वेरिएंट आ रहे हैं वो असल में वही वबा है जिसका जिक्र किया जा रहा है? देखिए, जो जब भी वायरस एक शख्स से दूसरे शख्स में फैलता है तो उसकी स्ट्रक्चरल चेंजेस होती हैं। कुछ चेंजेस ऐसी होती हैं जो वायरस को ज्यादा लीथल या ज्यादा खतरनाक बना देती हैं, लेकिन कुछ चेंजेस ऐसी होती हैं जिसकी वजह से जो वायरस है वो अपनी मौत आहिस्ता आहिस्ता माइल्ड हो जाता है और मर जाता है। तो अब ये इस तरह की स्पेकुलेशंस और इस तरह के बयानात तो आते रहते हैं कि अगर वायरस में कोई ऐसी तब्दीली आ गई कि जो ज्यादा खतरनाक हो तो फिर खतरनाक भी हो सकती है वेव, लेकिन ये प्रिडिक्ट करना अभी बहुत अर्ली है। जितनी भी वैक्सीन साज कंपनीज हैं वो इसके ऊपर अभी रिसर्च कर रही हैं कि जो उनकी वैक्सीन है उसके जो खिलाफ उससे जो एंटीबॉडीज बॉडी में प्रोड्यूस होती हैं वो किस हद तक न्यूट्रलाइज करती हैं इस ओमिक्रॉन वेरिएंट को। तो ये डेटा अभी आ रहा है, और साथ ही उन्होंने ये अंदिया भी दिया है कि अगर उसकी न्यूट्रलाइजेशन पावर कम हुई तो वो इतनी कैपेसिटी रखते हैं कि वो विद इन फ्यू मंथ्स एक नई वैक्सीन जो इसके खिलाफ ज्यादा मौसर हो वो भी ला सकते हैं। लेकिन फिर भी अवाम के लिए मैसेज यही है कि वैक्सीन की इम्यूनिटी कोई स्पेसिफिक नहीं होती कि इस वेरिएंट के खिलाफ है और इस वेरिएंट के खिलाफ नहीं है। वो एक ब्रॉड बेस्ड इम्यूनिटी प्रोड्यूस करता है जिसमें सिर्फ एंटीबॉडीज स्पाइक प्रोटीन के खिलाफ नहीं होती बल्कि टी सेल्स का भी रोल होता है, नेचुरल किलर सेल्स का भी रोल होते हैं और वो भी आपको प्रोटेक्ट करते हैं। तो प्लीज वैक्सीन लगाइए। जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं करवाई फौरन वैक्सीन करवाइए, और जो एक डोज लगवा चुके हैं वो दूसरी
भी लगवाए। अच्छा डॉक्टर पाकिस्तान की तरफ से जी डॉक्टर सोमिया साहिबा, यहाँ पर एक सवाल आपसे मैं ये भी पूछना चाह रही थी कि अभी जो हम जब कोरोना आया तो एकदम से लोगों को इंस्ट्रक्शंस दी जाने लगी कि हाथ धोएं, मुंह पे मास्क लगाएं, ये एहतियात करें, वो एहतियात करें। अब जो नए वेरिएंट आ रहे हैं वो कहा जा रहा है पहले से ज़्यादा ख़तरनाक है, तो अब इस सूरत में किस किस्म की एहतियातें करना ज़रूरी हैं? देखिए, जो खतरनाक है वो इस तरह है कि इनका स्प्रेड ज्यादा तेज है, यानी एक से दूसरे को लगने की सलाहियत। तो जो SOPs हम शुरू दिन से बता रहे हैं वही इस पर भी कारआमद होंगी, जिसमें आपने क्राउडेड प्लेसेस को अवॉइड करना है, पूर वेंटिलेटेड एरियाज यानी बंद कमरों को अवॉइड करना है। अगर आप ऑफिस में हैं, स्कूल में हैं, दफ्तर में हैं, अपनी खिड़की खोल दीजिए। वो जगह जहाँ पर ज्यादा लोग हजूम में हैं उनको अवॉइड कीजिए। अननेसेसरी लोगों से कांटेक्ट अवॉइड कीजिए और अपने आप को प्रोटेक्ट करें। और प्रोटेक्शन का तरीका ये है कि मास्क पहने और सही तरीके से मास्क पहने और हाथों को बार बार धोएं और आंख, नाक और मुंह को एहतियातें वही हैं जो कोरोना के टाइम पे करना पड़ रही थी, लेकिन ज़्यादा केयर की अब ज़रूरत इसलिए है क्योंकि ये वाला जो वायरस अब सामने आया है ये ज़्यादा तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है। डॉक्टर सोमिया इक़्तिदार हमारे साथ मौजूद थी, आपका बहुत शुक्रिया। एक छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। जमशेद साहब हम सब के दिलों में ज़िंदा हैं और हमेशा रहेंगे, और उनका ये सफ़र म्यूज़िक से मज़हब तक का सफ़र ये हम सब ने, बहुत से लोगों ने देखा है। और जैसे कि रिपोर्ट भी उनके हवाले से आपने देखी कि किस तरह जुनैद जमशेद साहब पहले वाइटल साइंस ग्रुप उन्होंने बनाया और ख़ास तौर पे दिल दिल पाकिस्तान इतना मशहूर हुआ कि पाकिस्तान के बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर वो गीत था। और उसके बाद जब उन्होंने नातिया कलाम पढ़ना शुरू किया तो किस तरह वो शोहरत की बुलंदियों पे पहुंचे। अल्लाह ताला ने उनको वो इज़्ज़त और मुकाम दिया कि जिसका हम में से बहुत से लोग सिर्फ तसव्वुर ही कर सकते हैं। जुनैद जमशेद साहब की आज 5वीं बरसी है और इस हवाले से प्रोग्राम में बात करने के लिए हमने बुलाया है। असद कुरैशी हैं, मशहूर नात ख्वां भी हैं और जुनैद जमशेद साहब के कलाम उनकी आवाज़ को ज़िंदा रखे हुए हैं। असद, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया जी। आज यकीन एक बहुत अहम दिन है। जिस तरह से जुनैद भाई ने अपनी ज़िंदगी का इस कैरियर का आगाज़ किया और जिस तरह से उन्होंने इस आगाज़ के बाद इस कैरियर को अल्लाह की जानिब जो है वो लेकर गए और अल्लाह की जानिब तबलीग के ज़रिए और नात ख़्वानी के ज़रिए और हम्द के ज़रिए वो इस सफ़र को आगे लेकर बढ़े, इसकी मिसाल दुनिया में बहुत कम मिलती है। बिल्कुल, बिल्कुल और आज भी उनके यहाँ से रुखसत हो जाने के बाद आज दुनिया जिस तरह से उनको याद रखे हुए, वो हमारे लिए बहुत बड़ा एक सरमाया थे। बिल्कुल, और बहुत कम लोग होते हैं जिनको उनके बाद भी याद रखा जाए। असद, आपसे फरमाइश करेंगे, गुजारिश करेंगे कि जुनैद साहब का कोई कलाम हमें सुनाएं। जी, उनका मशहूर ज़माना कलाम है इलाही तेरी चौखट, उसका कुछ अशार में आपके सामने पेश करता हूं। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने जुनैद जमशेद साहब का कलाम हमारे प्रोग्राम में सुनाया, उनकी आवाज़ को एक बार फिर से ज़िंदा किया, आपका बहुत शुक्रिया। और अभी हम बढ़ेंगे अपने लास्ट सेगमेंट की तरफ, हमारा किचन की जानिब जाएंगे। अनम, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज क्या बना रही हैं आप? आज हम रूह अफ़ज़ा के किचन में मैंने बनाया है बन प्लस्तर। आपको पता है बन कबाब कह ले, बन प्लस्तर कह ले, जो भी आपको इजी वर्ड लगता है। कराची का बन कबाब और लाहौर के बन प्लस्तर। बन प्लस्तर जी। अच्छा, ये लफ्ज़ मैं पहली बार सुन रही हूँ। अच्छा, बेसिकली इसमें इतनी ज्यादा कोई खास चीजें नहीं होती, सिंपल तरीके से इसको प्रेजेंट किया जाता है, बट सिंपल तरीके से मजेदार चीज जो कि होती है। जैसे कि मैंने ये आप देख रही होंगी कि मेरी डिश जो है वो बिल्कुल रेडी हो गई है और जो हमारे बहुत देर से यहाँ पे किचन में खड़ी थी बना रही और साथ में उसकी 2 तरह की जो है हमने चटनी रखी है, एक ग्रीन चटनी रखी है और एक इमली की चटनी रखी है। अच्छा, सिंपल शामी कबाब अब हर किसी के घर में होते हैं। अगर आप शामी कबाब नहीं बनाना चाहते तो दाल वाले कबाब जो है सिंपल वो बना लें। बाजार में तो ज्यादा दाल वाले कबाब, दाल वाले, हाँ, लेकिन हमने जरा चिकन के साथ बनाया थोड़ा फ्लेवर एनहांस करने के लिए। सिंपल पहले मैंने कबाब को फ्राई कर लिया था, उसके बाद मैंने अलग से पैन में एक फ्राइड एग रेडी कर लिया था। अच्छा। सिंपल असेंबलिंग करनी, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सबसे पहले मैंने बन लिए, जो भी पाव बन ले लें, बर्गर बन्स ले लें, जो भी आपको इजीली अवेलेबल है,
वो ले लिए। उसके ऊपर पहले मैंने कबाब फ्राई करके उसकी एक लेयर लगा दी, ऊपर फ्राइड एग की एक लेयर लगा दी। उसके बाद मैंने उस पर इमली की चटनी लगाई, ग्रीन चटनी लगाई, थोड़े से अनियंस डाले, मतलब उसके अंदर ही ऐड किया, उसके अंदर ही ऐड किया। उसके बाद मैंने क्या किया कि एक पैन के अंदर अब जो इम्पोर्टेंट मजेदार सा जो रोल आ गया वो है कि ढेर सारा आपने बटर लेना है। एक बन के लिए कम से कम मैंने 2 चम्मच 2 टेबल स्पून बटर लिया है। उसके अंदर अच्छी तरीके से जो है अपने जो ये बन्स बने हुए, बर्गर बन्स बने हुए, उसको फ्राई किया है। मतलब पूरा बना के, तो पूरा बनाकर आप ये देख रही होंगी कि अगर ये देखें पूरा मैंने बनाकर इस तरह से, और उसको पूरा जो है मैंने बटर में फ्राई किया है अच्छी तरीके से, दोनों साइड से अच्छा सा कलर दिया है। असल में मेन जो रेसिपी का हिस्सा है वो ये है, मेन जो इम्पोर्टेंट जो उसका जो टेस्ट एनहांसर है वो है हमारा बटर। बटर ने मैंने उस पर बटर, अच्छा अब उस जाहिर बात है 2 टेबल स्पून बटर है तो वो तो उस बर्गर के लिए काफी ज्यादा है। अब आपने क्या करना है कि बर्गर को थोड़ी देर आपने छोड़ देना अपने पैन पे, ताकि वो उसको ऑब्जॉर्व कर ले। बेसिकली जो है वो सारा फ्लेवर जो है, सारा फ्लेवर असल में बटर का है। तो हमारे बन कबाब आज के रेडी हैं। तो अनम बहुत शुक्रिया आपका, और प्रोग्राम का भी वक्त खत्म हो गया है, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।